अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर यासिन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम केमिस्ट्री का क्लास 9th का सेकंड टर्म का टॉपिक नंबर 5 डिस्कस करेंगे, एवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज। किसी भी लिक्विड का माया का गैस की हालत में तब्दील होना, ये प्रोसेस जो एवापोरेशन कहलाता है। ये हमारी आम लाइफ में इस्तेमाल होने वाला प्रोसेस है। जैसा कि आपको पता है, हमारे पेरेंट्स कपड़े धोकर छत पे डालते हैं, सूरज की धूप से वो कपड़े खुश्क हो जाते हैं। कपड़ों में लिक्विड होता है, वाटर मौजूद होता है। सूरज की हीट उस वाटर को गैस में तब्दील कर देती है, वेपर्स में तब्दील कर देती है। तो लिक्विड का कपड़ों से वेपर्स में तब्दील होना, ये आम कॉमन सी एग्जांपल है एवापोरेशन। इसी तरह अगर हम गीले कपड़े इस्त्री करें तो हम देखते हैं कि पानी एवापोरेट हो रहा होता है और वो कपड़ा खुश्क हो जाता है। यानी गीले कपड़ों के अंदर जब इस्त्री की जाती है तो हीट की वजह से लिक्विड वेपर्स के अंदर जो है वो तब्दील हो जाते हैं। ये आम लाइफ में इस्तेमाल होने वाला प्रोसेस की मैंने चंद एग्जांपल दी। यानी कि लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना। इसी तरह आप गिलास में पानी लेकर उस गिलास को छत पे रख दें, आप 2-3 घंटों बाद देखेंगे वो पानी का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। यानी कि पानी खुद ब खुद लिक्विड से गैस फेज के अंदर चेंज हो गया है। कंडेंसेशन प्रोसेस एवापोरेशन का बिल्कुल उल्ट प्रोसेस है। एवापोरेशन में तो मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि वेपर्स लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना। अब इसी के उल्ट आ जाए, वेपर का गैस फेज का लिक्विड के अंदर चेंज होना जो है कि कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड फेज। अक्सर आपने देखा होगा, हम स्टील के गिलास में पानी पीते हैं। हम जैसे ही स्टील के गिलास में पानी ठंडा डालते हैं, हमने पानी के गिलास को टेबल पे रखा तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्टील के गिलास नीचे से भी गीला है और बाहर से भी उसके पानी लगा हुआ है। तो जहन में सवाल पैदा होता है, क्या स्टील के गिलास से पानी बाहर निकल आया, नीचे चला गया, या स्टील के गिलास से पानी बाहर चला गया? हालांकि वो पानी बाहर नहीं जा सकता, लेकिन चूँकि हमने गिलास के अंदर ठंडा पानी डाला था तो हवा में पानी वेपर्स की शक्ल में मौजूद है। वेपर्स जो ही गिलास की साइड पे टकराते हैं तो कम टेम्परेचर की वजह से फ़ौरन लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं। तो ये एक आम मिसाल है वेपर्स की गैस की लिक्विड्स के अंदर, वाटर वेपर्स की लिक्विड में तब्दील होने की। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन 1 मोल ऑफ द वाटर, हमारे पास पानी जो है वो 1 मोल मौजूद है। हम 1 मोल वाटर जो है उसको लेते हैं, उसको गर्म करते हैं और वो गैस में चेंज हो जाता है। तो हमें 40.7 किलो जॉल पर मोल इतनी हीट जो है वो देनी पड़ती है। यानी इतनी हीट जब पानी के 1 मोल को दी जाएगी तो वो पानी गैस फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, evaporation is a continuous process, explain it. It is a continuous process taking place at all temperature. Rate of evaporation is directly proportional to the temperature. अच्छा, evaporation ऐसा प्रोसेस है जो हर टेम्परेचर पर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर भी होता है, कम से कम टेम्परेचर पर भी होता है। और हम कहते हैं कि evaporation टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्या मतलब? यानी evaporation increases with increase in temperature and decreases with decrease in temperature. यानी टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाएगा तो evaporation तेज़ हो जाएगा, टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा तो evaporation क्या हो जाएगा? कम। जिसकी मैं एक आम छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं, यानी evaporation तेज़ होता है। और सर्दियों में चूँकि टेम्परेचर कम होता है तो गीले कपड़े जल्दी खुश्क नहीं होते। यानी टेम्परेचर कम होने से evaporation कम हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ने से evaporation बढ़ जाता है। अब सवाल पैदा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से एवापोरेशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने से मालिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मालिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे एवापोरेशन का अमल भी तेज़ हो जाता है। एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। ये अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एवापोरेशन ठंडक पैदा करने वाला एक प्रोसेस है। लेट एवापोरेशन कूलिंग, ये ठंडक पैदा करता है। व्हेन हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल वेपोराइज देन द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल फॉल डाउन टू कंपेंसेट दिस डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग।
इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। लेट हम हमारे हाथों को पानी लगा हुआ है, हमारे हाथ गीले हैं, हम अपने गीले हाथों को पंखे के नीचे करते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे ही हम पंखे के नीचे करते हैं तो हमारे हाथ खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमें ठंडक महसूस होती है। तो हाथों से पानी के मालिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी इवेपोरेशन होती है। तो जो ही इवेपोरेशन होती है तो हाथों को कूलिंग, ठंडक महसूस होती है। होता क्या है, हाथों के ऊपर हाई काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल जो जब वेपोराइज होते हैं तो टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग मालिक्यूल, हाथ के मालिक्यूलों का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है। टू कंपेंसेट डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी को पूरा करने के लिए लिक्विड की एब्जॉर्ब एनर्जी, हमारे हाथ के मालिक्यूल जो वाटर के मालिक्यूल बाकी रह जाते हैं वो इर्द गिर्द के माहौल, हाथ के इर्द गिर्द की हवा से टेम्परेचर लेते हैं, जिससे हाथ के इर्द गिर्द का टेम्परेचर कम हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस एंड वी फील कूलिंग, और हमारे हाथ को ठंडक। इसकी हम एक मिसाल भी देता हूँ। लेट वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन द पाम, अल्कोहल इवेपोरेट। अगर हम अल्कोहल के कतरे को हाथ पे, हथेली पे डालें तो थोड़ी देर बाद अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा। जो ही वो इवेपोरेट होगा तो वो हमारा हाथ वहाँ से ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अल्कोहल लिक्विड वेपर्स में तब्दील हुई, प्रोसेस इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन से हैंड में कूलिंग महसूस होती है। कोल्ड क्विकली, बाज़ औक़ात हम चाय के साथ पिर्च इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने चाय जल्दी ठंडी करनी है तो पिर्च को यूज़ किया जाता है। दिस इज़ बिकॉज इवेपोरेशन फ्रॉम लार्जर सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इज़ मोर देन दैट फ्रॉम स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ टी कप। हम चाय को पिर्च के ऊपर डाल देते हैं क्योंकि पिर्च का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। क्योंकि कप का साइज़ छोटा होता है, उसमें इवेपोरेशन कम होती है, वहाँ चाय जल्दी ठंडी नहीं होती। कप में चाय गर्म रहती है और पिर्च में डालकर अगर थोड़ी सी पी ली जाए तो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। यानी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन का प्रोसेस भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसकी एक और आम मिसाल ये है कि अक्सर औरतें छत के ऊपर कपड़े जब डालती है तो वो खोल के उसका सरफेस बढ़ा के डालती है। अगर कपड़े इकट्ठे करके डाल दिए जाए तो इवेपोरेशन नहीं होंगे, जिससे वो कपड़े जल्दी सूखेंगे नहीं। जब कपड़े जितने खिलार के डाले जाएं, यानी सरफेस एरिया जितना बढ़ाया जाएगा उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ इवेपोरेशन पर जो असरअंदाज होती है वो है टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई बिकॉज एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज दैट दे ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड इवेपोरेट रैपिडली। अच्छा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उन मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलों के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है उसको ब्रेक कर देती हैं, उस पर काबू पा लेते हैं और मॉलिक्यूल उस सतह से हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से बाहर निकल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर लेवल इन कंटेनर विद हॉट वाटर डिक्रीजेज अर्लियर दैन द वाटर। लेट हम 2 गिलास लेते हैं, एक गिलास में गर्म पानी डाल लेते हैं, एक में ठंडा पानी, दोनों को हम एक जगह पर रख देते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद आप मुशाहिदा करेंगे तो गर्म पानी जो है उसका लेवल कम हो जाएगा और ठंडे पानी का लेवल ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि गर्म पानी का टेम्परेचर ज़्यादा था तो उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही, जिसकी वजह से वो लिक्विड ज़्यादा वेपर में तब्दील हो गया। और जो ठंडा पानी था उसमें जो क्योंकि टेम्परेचर कम था, इवेपोरेशन कम हुई, तो उसमें पानी का लेवल ज़्यादा महसूस होगा। दिस इज़ बिकॉज हॉट वाटर इवेपोरेट रैपिडली। गर्म पानी ज़्यादा इवेपोरेट होता है ठंडे पानी की निस्बत। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम करने से इवेपोरेशन का प्रोसेस कम हो जाता है। तीसरी चीज़ जो इवेपोरेशन पर असरअंदाज होती है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फोर्स मौजूद होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कहलाती है। लेट ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और दूसरा ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूलों के दरमियान फोर्सेस मौजूद हैं, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती है। इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन मॉलिक्यूल फेस डिफिकल्टी। अगर ये मॉलिक्यूल फोर्सेस बहुत ज़्यादा ताकतवर हो तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे। जब अलहदा नहीं होंगे तो इवेपोरेट नहीं होंगे। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन में दिक्कत होगी, कम इवेपोरेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, वाटर हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन अल्कोहल, देयरफॉर अल्कोहल इवेपोरेट। अच्छा, पानी के मॉलिक्यूलों के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं और अल्कोहल के मॉलिक्यूलों के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती है। यही वजह है कि अल्कोहल जल्दी से इवेपोरेट होती है और पानी की इवेपोरेशन जल्दी नहीं होती, बल्कि पानी देर से इवेपोरेट होता है।